कार जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे देखेंगे मैथमेटिक्स के 15 प्रश्न। जो भी स्टूडेंट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, 4 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 है। सबसे छोटे बच्चे की आयु ज्ञात करिए। एक तो दोस्तों इसका बेसिक तरीका है, पहले अगर हम x मान लें, फिर x+4, और फिर जितना है उसमें से फिर 4 जोड़ेंगे, फिर 4। अब 4 इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि 4 वर्ष के अंतराल पे क्वेश्चन में बोला गया है। बट इसको हमें ऐसे नहीं लगाना है, इसको हम और शॉर्ट ट्रिक से लगाएंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों? इसको ऑप्शन से चेक कर लेंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखते हैं, पहला हमारा ऑप्शन लिखा हुआ है 4 वर्ष। अगर हम ये मान लेते हैं कि 4 वर्ष यानी सबसे छोटा वाला अगर बच्चा 4 वर्ष का है तो उसके 4 साल बाद दूसरा बच्चा पैदा होगा, यानी 4 इसी में जोड़ देंगे तो 8 आएगा। इसके बाद 8 में से फिर 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, और इसमें फिर से 4 जोड़ेंगे तो 16 आएगा। जोड़ने पर देखिए क्या 48 आया कि नहीं आया, कि क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा है कि 4 बच्चों की आयु का योगफल 48 है, यानी इनका सब 48 आएगा। तो हमारा ये कंडीशन पहला वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। जोड़ के देखते हैं, 6 2 8 8 8 16 4 20 हो ही नहीं सकता, क्योंकि 48 हमारा किसी भी हालत में नहीं आएगा। अब हम ऑप्शन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। पहले लिखेंगे 5, और फिर 4 जोड़ेंगे तो 5 में से 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 4 4 जोड़ते चले जाइएगा दोस्तों, जो भी नेक्स्ट नंबर आए। 9 में से 4 जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और 13 में से 4 जोड़ेंगे 17। देखिए 1 2 3 4 4 हो गए ना, 4 बच्चों की बात बोला गया है। जोड़ के देखिए क्या क्या हमारा 48 आता है कि नहीं आता है। 7 3 10 9 19 5 24, ये भी नहीं आएगा। इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा भी गलत है। तीसरा वाला चेक करके देखते हैं। पहले लिखेंगे 6, इसमें से 4 जोड़ेंगे दोस्तों तो 10 आएगा, फिर 4 जोड़ेंगे तो 14 आएगा, फिर इसके बाद जोड़ेंगे तो 18 आएगा। जोड़ के देखिए क्या 48 आया कि नहीं आया। 8 4 12, 12 6 18, 18 आ गया। हासिल लगा 1 1 1 2 3 3 1 4, यानी बिल्कुल सही। यानी इसका मतलब जो हमारे इस प्रश्न का आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 6 वर्ष होगा। तो इस प्रश्न का आंसर दोस्तों समझ गए होंगे। बाई ऑप्शन से आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपको बेसिक लगाना है तो x से x+4, फिर x+4 में से फिर 4 जोड़िएगा, उस तरीके से भी लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसका तो काम तमाम हो गया। इसका आंसर कितना आया, सी, यानी 6 वर्ष। सी यानी देखिए ऑप्शन नंबर तीसरा लगा देंगे, यानी सी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है 30 संख्याओं का औसत 61 है। यदि एक संख्या 70 को 130 से बदल दिया जाता है तो औसत में वृद्धि कितनी होगी। मतलब संख्याएं 30 पहले भी थी, अभी भी हैं। चेंज क्या किया जा रहा है, एक संख्या को इंटरचेंज, यानी 70 की जगह 130 में क्या कर दिया गया, बदल दिया गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, 70 की जगह अगर 130 किया गया है, 70 की जगह अगर 130 किया गया तो कितना बढ़ाया गया है, कितना बढ़ाया गया, 60 बढ़ाया गया। यानी 70 में से 60 जोड़ेंगे तभी तो हमारा 130 आएगा। अब 60 अगर बढ़ाया गया है और टोटल हमारे पास संख्याएं कितनी थी, 30, तो इसको 30 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी एक में कितना बढ़ेगा, एक में कितना बढ़ेगा, यानी 2, एक में 2 बढ़ेगा। और पहले ही क्वेश्चन में बोला गया था कि 30 संख्याओं का औसत 61 है, 30 संख्याओं का 61 है। अब 70 की जगह 130 लिखे हो तो 60 बढ़ा है, तो एक में कितना बढ़ेगा, 2। तो ये औसत ही दिया था, इसी में से 2 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 61 2 कितना होगा, 63। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा होगा 63। देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर हो जाएगा चौथा, यानी 63। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न ये भी है, इसको ध्यान से देखिए और क्वेश्चन कहना क्या चाहता है इसकी भावनाओं को भी समझिए। क्वेश्चन कह रहा है 25,000 रुपए पर प्रतिवर्ष की दर से 1 वर्ष के बाद प्रतिवर्ष 16% की दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। इस क्वेश्चन में इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो ब्याज की बात है वो छमाही होगा, यानी अर्धवार्षिक होगा, वार्षिक में हमें लेके नहीं चलना है। सबसे पहले ये देखिए कि 25,000 रुपए लिखा हुआ है और रेट लिखा हुआ है 16%, यानी 1 वर्ष के हिसाब से। अगर इसको अर्धवार्षिक के हिसाब से निकालेंगे तो रेट हमारा यानी 16% का आधा कितना होगा दोस्तों, 8%।
यानी 8%। और एक साल में 2 छमाही होती हैं यानी 2 अर्धवार्षिक होती हैं। तो हमने इस टाइप के सवाल आपको इसके पहले भी बताया था कि 2 बार एरो बना लीजिए, क्योंकि हमें छमाही छमाही 2 बार चलना है। पहले वाला देखिए 25,000 रुपए पे अब हम रेट निकालेंगे 8%, क्योंकि 16% एक साल का दिया हुआ था। और जैसे इन्होंने अर्धवार्षिक बोला है तो इसको 2 टुकड़े में तोड़ देंगे यानी 8% 25,000 का दोस्तों 8% निकालेंगे तो कितना आएगा? 8% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/25, यानी ये हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों? 2,000 आएगा। आप निकाल लीजिएगा 25,000 का जब 8% निकालेंगे तो 2,000 रुपए हमारा ब्याज होगा। दूसरे साल फिर निकालेंगे 25,000 रुपए पे 8% के हिसाब से, यानी दूसरी अर्धवार्षिक, तो इसका भी हमारा ब्याज कितना आएगा दोस्तों? 2,000 आएगा। और दूसरे साल में अभी जो पहले वाले का जो ब्याज आया है उस पे फिर निकालेंगे, यानी 2,000 में से फिर निकालेंगे 8%। चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पता होना चाहिए कि पहले साल को जो ब्याज होता है दूसरे साल उस पे भी ब्याज निकाला जाता है, यानी ब्याज पे ब्याज निकाला जाता है। तो 2,000 का दोस्तों निकालेंगे 8% तो कितना आएगा आप निकाल सकते हैं, 8/100 कर देंगे, 0 काट देंगे, 8 शून्य शून्य 8 दूनी 16, यानी 160 रुपया। ये जो है हमारा साधारण ब्याज होता है। पहले साल का 2,000, दूसरे साल का भी 2,000। और जो इस तरफ दोस्तों नंबर लिख के आता है वो चीज हमेशा याद रखिए, ये साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है। प्रश्न में इन्होंने पूछा है अंतर, तो अंतर हम सीधे बता देंगे 160 रुपया। कोई ज्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है और इस तरीके से हम बोल देंगे इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा 160 रुपया। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं क्रमशः 17 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 26 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये सवाल हमारा किस तरीके से लगेगा, ये तीनों हमारी भुजाएं कैसी हैं? विषम है, यानी विषम बाहु त्रिभुज से रिलेटेड सवाल है। विषम बाहु त्रिभुज में देखिए एक आपने इसमें पढ़ा होगा एस यानी सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप बराबर आप फार्मूले पढ़े होंगे। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। इसको हम लगाएंगे हीरोन्स फार्मूला से, एक हीरोन्स फार्मूला होता है उसी से इसको लगाएंगे। तो एस हम निकाल लिए, ये हमारी भुजा मान लेते हैं ए है, ये बी मान लेते हैं, ये सी है। तो इसका एरिया का फार्मूला होता है रूट एस माइनस ए फिर इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो दोस्तों इसमें आप रख लीजिएगा, एस निकाल लेंगे तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 से, और एस माइनस ए एस माइनस बी इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ कैलकुलेशन है और सॉल्व करके हमारा आंसर निकाल आएगा। इसको दोस्तों आप घर पे करिएगा और इसका सही आंसर जो हो ऑप्शन में आप जरूर बताइएगा कौन सा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ जब साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कुछ समय के बाद 9 गुना हो जाता है। यदि ब्याज की दर 32% प्रतिवर्ष है तो वह समय क्या है जिसके लिए धन का निवेश किया गया था? अब देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। मूलधन दिया नहीं है लेकिन ये बोल रहे हैं कि 9 गुना हो जाता है। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर हम प्रिंसिपल को दोस्तों अगर 1 रुपया मान लेते हैं और अमाउंट अगर हम बोलें कि 9 गुना हो जाता है तो आप सीधे बता देंगे हमारा एसआई कितना होगा? 8 होगा। एसआई हमारा कितना आएगा? 8 आएगा। एसआई हमने निकाल लिया और ये बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। एसआई इक्वल टू होता है पीआरटी अपॉन 100। बताइए किसने यह फार्मूला नहीं पढ़ा होगा? बिल्कुल सभी लोगों ने पढ़ा होगा। साधारण ब्याज का फार्मूला है, बच्चा बच्चा जानता है। एसआई इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100 होता है। आप कुछ नहीं करना, इसी में रख दीजिए, इसका काम तमाम हो जाएगा। एसआई हमको पता है 8 है, प्रिंसिपल यानी 1 मान के चले हैं। रेट दिया होगा, रेट कितना दिया हुआ है दोस्तों? 32, और टी तो निकालना है, बट्टे 100 लिख देंगे। अब इसको दोस्तों सॉल्व कर लेंगे। 8 एक कम 8, 8 चौको 32, इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ये 25 इधर चला जाएगा दोस्तों। तो टी बराबर हमारा कितना आ जाएगा? 25। 25 वर्ष, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर हमारा होगा 25 वर्ष होगा। और हम ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा 25 वर्ष कहाँ लिखा हुआ है। और 25 वर्ष हमारा लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर दूसरा, इसी को टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो एक क्वेश्चन हमारे सामने फिर प्रकट हो गए हैं, इनको भी देखते हैं क्या करना है। क्वेश्चन कह रहा है एक मोबाइल पर 10,000 रुपए अंकित है, उसे 35% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद बेचा जाता है, तो ग्राहक द्वारा प्राप्त छूट की राशि ज्ञात करिए। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को आप एक स्मार्ट तरीके से भी लगा सकते हैं। अगर हम सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करते हैं तो इसका आपको फार्मूला पता होगा, D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बटे 100।
ये होता है दोस्तों सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला। इसमें हमारे दो डिस्काउंट दिए हुए हैं, तो इसका हम पहले टोटल डिस्काउंट निकाल लेंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट जिसको बोलते हैं। अब यहां पर देखिए 35 10 जोड़ेंगे, इसी फार्मूले में रखेंगे तो हमारा आएगा 45 माइनस D1 इंटू D2 यानी 35 इंटू कितना दोस्तों है 10। अब बटे लिखेंगे 100, इसको सॉल्व करेंगे, 0 0 कट गया, 5 सत्ते 35, अब 5 दूनी 10। अब यहां पर इसको भाग देंगे यानी 3.5। 45 में से 3.5 दोस्तों माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 में 3 गया यानी 41.5 आ गया। 41.5 आ गया। अब 10,000 में से 41.5 निकाल लेंगे, जितना हमारा आएगा वही हमारी राशि निकल आएगी। चलिए इसको निकाल के आपको दिखा देते हैं। 10,000 लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे 41.5 बटे 100। दोस्तों एक दशमलव हटा के जीरो बढ़ाएंगे, 3 0 हम काट देंगे यानी 415 जीरो, यानी ये हमारा आ गया 415 जीरो। इस प्रश्न का आंसर आएगा 4150। अब हमें ऑप्शन में देखना है कि 4150 कहाँ लिखा हुआ है। जहां लिखा होगा उसी में से हम क्या कर देंगे, एक निशान बना देंगे, टिक कर देंगे और यही हमारा प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो फिर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा देखने को। आगे देखिए लिखा हुआ, यदि बी के 40% में ए का 30% जोड़ा जाता है तो हमें बी का 80% प्राप्त होता है, ए का कितना प्रतिशत बी है। इस सवाल को तो आप उड़ा देंगे क्योंकि सवाल देखने में तो लग रहा है लैंग्वेज में, लेकिन सवाल बहुत ही हल्का है, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको हम इस वीडियो पे बताएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हमें वैसे वैसे चलना है, कुछ भी अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए दोस्तों कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन बोला गया है बी के 40% में, तो सबसे पहले हम लिख लेंगे बी का 40%, जैसे बोला वैसे किया। इसमें बोला ए का 30% जोड़ा जाता है तो ए का 30% इसी में जोड़ देंगे और लिखा हुआ है हमें बी का 80% प्राप्त होता है, तो बी का 80% प्राप्त होता है। मतलब जैसा क्वेश्चन में बोला हमने वैसे ही किया है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो नंबर है ना इसको इधर भेज देंगे, यानी ये ए का 30%, ए का 30% बराबर ये बी का 80% में बी का 40% माइनस होगा तो ये हमारा आएगा बी का 40%। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट देंगे, जीरो से जीरो काट देंगे और अगर हम रेशियो अगर इसको बना लें ए और बी का अगर रेशियो बना लें तो ये हमारा आ जाएगा 4:3 यानी 4:3। क्वेश्चन में पूछा गया ए का कितना प्रतिशत बी है, ए का, जिसमें दोस्तों का लगा होता है उसको आधार में रखा जाता है, यानी बेस यानी टोटल कुछ भी कहिए। अब यहां पर देखिए बी वाला तो ऊपर रहेगा, इसमें लिखा है ए का, ए की वैल्यू कितनी है 4 है, ये नीचे रहेगा। अब परसेंटेज में पूछा गया है, इसमें कम अधिक तो पूछा नहीं गया है कि तुलना करें कि 3 से 4 कितना ज्यादा है या कितना कम है, ये सब नहीं करना है। सीधे सीधे पूछा गया है ए का कितना प्रतिशत बी है, तो जो का कहेगा उसको नीचे रख देंगे और जिसका बी वाला तो ऊपर रख देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 दूनी 8 4 पंचे 20 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 75% आएगा। अब हम आंसर की तरफ देखेंगे, ऑप्शन की तरफ देखते हैं। 75% ये छिपा बैठा है ऑप्शन नंबर चौथा यानी 75%। आगे दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए कितना बेहतरीन सवाल है, लिखा हुआ है 590, 1062 और 8850 का मासा ज्ञात करिए। जब भी दोस्तों मासा वाले सवाल हो तो आप इसका मासा निकालने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि आप निकालेंगे मासा तो बगल वाला लड़का जो बैठा होगा आपकी सीट में एग्जाम दे रहा होगा जस्ट, वो आगे करके दूसरा चला जाएगा, उसको उस टेक्निक पता है। आपको इस तरीके से नहीं निकालना है कि इस तरीके से लाइन खींच के निकाल रहे हो, डिवीजन मैथ्स से निकाल रहे हो, ये सब मत करिए। आपको देखिए दोस्तों मैं जो ट्रिक बताने जा रहा हूं बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। जब भी 3 नंबर लिखे हो, 4 नंबर लिखे हो, 5 नंबर लिखे हो, कुछ भी लिखा हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ 2 नंबर ऐसे देखना है कि जहां पे डिफरेंस सबसे कम हो। इसके और इसके बीच देखोगे डिफरेंस ज्यादा होगा, इसके बीच में भी डिफरेंस ज्यादा है। हमें सिर्फ ऐसे 2 नंबर देखना है जहां पे डिफरेंस कम हो, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही ऐसे नंबर हैं जिनमें डिफरेंस कम है। इनका डिफरेंस निकाल लेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा। अब देखिए डिफरेंस निकाल रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 ही आएगा और 6 में 9 यानी 16 में 9 गया तो 7 आएगा और यहाँ पर हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9, 9 में 5 गया 4। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इसका अंतर आ गया, अंतर आपने निकाल लिया। अब देखिए ये 472 यानी जो भी आंसर होगा ये 472 तो कहीं ऑप्शन दिया नहीं है, तो 472
का कोई ना कोई एक फैक्टर होगा, यानी ये हम सीधे कह सकते हैं जो भी ऑप्शन दिया होगा अगर वो 472 को काट लेता है तो हमारा आंसर सही होगा। 136 को देखेंगे भाग देकर 472 काट पाता है, नहीं काट पाएगा। 124 चेक करेंगे, 124 पहले हम इसके सारे ऑप्शन आपको दिखा देते हैं कौन कौन से हैं। अब देखिए यहां पर आया था हमारा कितना 472, 472 में से अगर 136 का भाग देंगे तो काट ही नहीं पाएगा, ये हो ही नहीं सकता है। आप देख लीजिए भाग करके। अगर 124, 124 से अगर इसको भाग देते हैं तो भी देख लेते हैं कटता है कि नहीं काटता है। 124 से भाग देंगे 472 में, ऐसे आप तेजी से चेक कर लेंगे। 12 त्रिका 36, 3 बार, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 1 7, ये भी नहीं काट पाएगा, यानी ये भी हमारा गलत है। 250 को चेक करेंगे, 250 तो वैसे भी नहीं काट सकता है। 118 को देखेंगे, 118 से जब भाग देंगे 472 में तो 11 चौको 44, 4 बार जाएगा, 4 अट्ठे 32, 7 4, यानी ये हमारा ऑप्शन कट गया। तो इस प्रश्न का जो सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा 118। 118 गुणे अगर हम कर दे 472 था ना हमारा, ये देखिए 472 यानी 118 इंटू 4, यानी 118 क्या है, ये हमारा फैक्टर है 472। बस ऐसे हम सीधे चेक कर लेंगे। या एक तरीका और होता है कि एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो भी बड़ा नंबर हो वही शुरुआत करो और इनको डिवाइड करके देख लो कि कहीं किसी न किसी नंबर को काट रहा है कि नहीं काट रहा है। जिसको काट लेगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा, नहीं काट पाएगा वह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे कई तरीके लगाने के। अगला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ ट्रेन 220 मीटर, लिखा हुआ है 220 मीटर, 220 मीटर लंबी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 110 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए यहां पर सुरंग को पार कर रही है, ट्रेन की लंबाई है, तो सुरंग दिया हो, ट्रेन दिया हो, पुल दिया हो, इस टाइप के जब भी कभी सवाल में दिया हो तो ये दूरी जब निकालते हैं लंबाई यानी दोनों को जोड़ देते हैं, ये चीज को आपको पता होना चाहिए। तो समय बराबर फार्मूला आप लोग जानते हैं, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब देखिए कुल दूरी निकालेंगे, 110 220 जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 330। ये हमारा दूरी मीटर में है और ये जो हमारा समय दिया हुआ है, ये चाल दिया हुआ है, चाल को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे क्योंकि आंसर हमारे जो जितने भी ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड में है। तो सबसे पहले हम 36 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो हम 5/18 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 दूनी 36, यानी ये हमारा आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब दोस्तों यहाँ पर 10 से भाग दे देंगे तो हमारा समय निकल आएगा सेकंड में, यानी इस प्रश्न का सही आंसर हमारा होगा 33 सेकंड। देखिए 33 सेकंड कहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा होगा, ऑप्शन नंबर हमारा चौथा है 33 सेकंड। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ है यदि एक व्यक्ति 3 बराबर दूरियों को क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से करता है तो पूरी यात्रा में उसकी अनुमानित औसत गति बताइए। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को कितने अच्छे तरीके से समझाएंगे आपको। पहले देखिए लिखा हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दूरी तय करता है, दूरी हमको नहीं पता है, लेकिन ये क्वेश्चन में बोला गया है यदि एक व्यक्ति 3 बराबर दूरियों को तय करता है, यानी दूरी जो भी होगी वो बराबर बराबर है यानी सेम है। और दूसरा वाला जो चाल दिया हुआ है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, ये भी दूरी हमको नहीं पता है। और तीसरा वाला दिया हुआ है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करता है, दूरी हमको नहीं पता है। तो दूरी क्या करेंगे, ये जितनी हमारी चाल दी हुई है ना इन्हीं का एलसीएम ले लेंगे। तो दोस्तों 60 25 40 का एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आप निकाल लीजिएगा, 600 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 600। इसी को हम दूरी मान लेंगे, ये भी हमारा एलसीएम 600 आएगा, ये भी हमारा एलसीएम कितना आएगा, 600। 600 हमने इसलिए लिया है क्योंकि 600 देखिए दूरियां अगर बराबर होंगी और एलसीएम ही एक ऐसा नंबर है जिसको 60 25 और 40 काट सकता है, ठीक है ना दोस्तों। जब भी क्वेश्चन में बोले कि समान दूरियां हैं तो सबसे पहले जो चाल दिया होगा उनका एलसीएम लेके दूरियां निकाल लीजिएगा, और तीनों समान दूरियां हैं तो 600 600 600। अब देखिए समय निकालेंगे, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है औसत गति बताइए। तो औसत गति का फार्मूला होता है कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए कुल दूरी तो हमको पता चल गया, लेकिन समय निकालेंगे ना तो समय इस डिस्टेंस के हिसाब से निकालेंगे। तो समय बराबर दूरी बटा चाल, इसमें भाग देंगे 600 में 60 का तो हमारा आ जाएगा 10 घंटे।
इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, 25 चौको 100 यानी 24 घंटे। इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 15 घंटे। अब औसत चाल का फार्मूला लगा देंगे, कुल दूरी बटे कुल समय यानी 1800। 1800 समय जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देख लीजिए 10 25 49 यानी 49, यानी इसका भाग दे देंगे तो हमारे प्रश्न का आंसर निकल आएगा। तो दोस्तों इसको आप भाग दे लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, भाग दे के चेक कर लीजिएगा, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, 36.7। तो दोस्तों भाग दे के देख लीजिएगा, आपका यही आएगा 36.7, 36.7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से दोस्तों लगाना था, समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। लिखा हुआ प्रशांत और आशीष एक दिन में पूरा करने के लिए, किसी काम को पूरा करने के लिए लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ प्रशांत और आशीष एक दिन में पूरा करने के लिए एक काम लेते हैं और 9600 रुपये शुल्क लेते हैं, जिसे वह 1/3 अनुपात 1/2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। प्रत्येक के द्वारा प्राप्त धनराशि के बीच का अंतर बताइए। यानी सवाल में पहले हम ये निकाल लेंगे कि प्रशांत कितना रुपए पा रहा है, आशीष कितना पा रहा है, इन्हीं दोनों का अंतर पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान सवाल है। ये जो अखर रहा है ना, ये जो बटे में लिखा हुआ है, इसको पहले एक के कंप्लीट यानी नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ये फ्रैक्शन को हटाते हैं। तो देखिए कैसे हटाएंगे, 1/3 ये लिखा हुआ है ना, 1/3 अनुपात 1/2, इन्हीं का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 3 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 आएगा। अच्छा से दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा रेशियो निकल आएगा, ये हमारा पूर्णांक में निकल आएगा 3 दूनी 6 2 त्रिका 6 यानी 2/3। ये हमारा निकल के आ गया अनुपात। यानी अब हम ये कहेंगे कि प्रशांत और आशीष 2/3 के अनुपात में क्या करते हैं, पैसा जो मिलता है 9600 रुपये उसको बांटते हैं। अब दोस्तों देखिए कैसे इसको लगाएंगे, बहुत ही आसान सवाल है। अब टोटल देखो 9600 रुपये पा रहे हैं, यानी 2 और 3 का रेशियो दिया है, टोटल जोड़ेंगे रेशियो में तो 5 आएगा। अब 5 की वैल्यू दिया है 9600 यानी 9600 रुपया। तो हमको निकालना है, एक बराबर निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5 4 आएगा, 5 न 45, 5 दूनी कितना होता है 10, और ये हमारा आ गया, ठीक है ना। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 1920, तो 2 यूनिट की निकालेंगे तो कितना आएगा। ये तो आप देखिए इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए, इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों, एक ही तो है, अंतर पूछा गया है। अब 2 के निकालोगे तो इसमें 1920 में मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 का निकालोगे, फिर 1920 में मल्टीप्लाई करोगे, फिर अंतर निकालोगे तो आएगा तो वही ना। तो सीधे इन्हीं का डिफरेंस निकाल लो, 2 और 3 का अंतर कितना है, 1 है। तो 1 की वैल्यू तो हमने निकाल ही लिया, बस यही हमारा आंसर हो गया। अगर इनका अंतर 2 होता तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देते 1920 में, बस सीधे, अब लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर कितना है, 1920, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों, चौथा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा हुआ 3 साल पहले पिता अपने बेटे के आयु का 4 गुना था, 5 साल के बाद वह अपने बेटे की आयु का 3 गुना होगा, तो बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। देखिए कितना बेहतरीन सवाल है। पहले ले लेते हैं फादर, एक तरफ ले लेते हैं सन। क्वेश्चन में देखिए बोला है, पहली कंडीशन बोला 3 साल पहले बेटे की अगर उम्र 1 है तो पिता इसका कितना 4 गुना है। और अगली कंडीशन में बोला है 5 साल के बाद, पहले बोलेगा तो माइनस करेंगे, बाद बोलेगा तो प्लस का। और आगे लिखा हुआ बेटे की उम्र का 3 गुना है, बस इतना आप कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए 3 साल पहले हो या 5 साल बाद, उम्र में जो अंतर होगा वो बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप उम्र में अंतर देखेंगे, यहाँ पर तो 1 आ रहा है, यहाँ पर तो 0 आ रहा है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का सवाल हो, इतने साल पहले इतना है, इतने साल बाद इतना, तो सबसे पहले उनकी उम्र जो होती है उनका अंतर बराबर किया करिए। अंतर कैसे बराबर करेंगे, देखिए इसका जो डिफरेंस है, इसका जो डिफरेंस कितना है 2 है, इसका डिफरेंस कितना है 3 है, यानी 4 और 1 का डिफरेंस कितना था 3, और 3 और 1 का डिफरेंस 2 है। अब नीचे वाले डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर वाले नंबर में कर देते हैं दोस्तों, और ऊपर वाले का जो डिफरेंस है नीचे वाले में उल्टा कर देते हैं, और कुछ नहीं करते। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो दोस्तों 2 चौको 8 होगा, और 8 अनुपात 2 आएगा।
और जब इसका 3 का मल्टीप्लाई इधर वाले में करेंगे, 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3, यानी ये हमारा नया रेशियो पता चल गया। ये जो 8:2 है पुत्र और बेटे का है, 3 साल पहले का, ये 5 साल पहले। अब देखिए दोस्तों अंतर निकालेंगे ना तो एक एक का आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया। अब अंतर हमको पता चल गया, इसमें भी अंतर एक का है, इसमें भी अंतर एक का है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू, और ये जितना साल पहले और ये बाद बोल रहा था ना, इन्हीं को जोड़ लेते हैं। प्लस माइनस हमेशा क्या होता है, जोड़ता है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 दिया है, 1 यूनिट हमको पता है 8 है, तो 8 यूनिट हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है बेटे की वर्तमान आयु बताइए। बेटा हमारा पहले वाला ये है ना, इसमें लगते हैं। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 8 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 16 वर्ष। ये 2 यूनिट की वैल्यू 16 वर्ष आ गई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3 साल पहले पुत्र 16 वर्ष का था। 3 साल पहले पुत्र 16 वर्ष का था और क्वेश्चन में पूछा गया बेटे की वर्तमान आयु बताइए, तो इस समय कितनी होगी, 3 साल पहले 16 साल का है, तो अब कितने का होगा, 19 साल का, यानी 3 इसी में से जोड़ देंगे। तो इस प्रश्न का जो सही हमारा आंसर होगा 19 वर्ष होगा। देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही हो जाएगा, 19 साल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। जहां भी किसी को डाउट हो, समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, हम इसको जरूर रिस्पांस देंगे। आगे देखते हैं, लिखा हुआ यदि एक उत्पाद के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखिए कितना सिंपल सवाल है। ये सीपी और ये एसपी का रेशियो दिया हुआ है 4:5, यानी ये हम कह सकते हैं सीपी और एसपी, ठीक है ना। अब पूछा गया लाभ प्रतिशत बताइए। 4 की चीज को 5 में बेचोगे तो 1 का प्रॉफिट हुआ, और सीपी नीचे आएगा इंटू 100। ये तो बिल्कुल है सवाल है, छोटा सा, कुछ करना ही नहीं था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा हो जाएगा 25%, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा ही इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इसको लगाएंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, a प्लस बी और a इंटू बी। हमें दोस्तों दो ऐसे नंबर सोचना है कि जोड़ने पर 19 आना चाहिए, अब गुणा करें तो 90 आए। तो आपके दिमाग में आ गया होगा 10 और 9, 10 9 जोड़ेंगे तो 19 आएगा, गुणा करेंगे तो 90 आएगा। इसी को बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अब a स्क्वायर बी स्क्वायर पूछा गया है, तो a स्क्वायर क्या है, 10 का स्क्वायर 100 आएगा, और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। जोड़ देंगे तो 181 आ गया। देखेंगे ऑप्शन कहीं लिखा है कि नहीं लिखा है, ऑप्शन जरूर लिखा होगा, और इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 121। बाकी इसको बेसिक्स लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, बट एग्जाम में टाइम कम होता है, आप इसको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करिए, जल्दी से लग जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है जब किसी संख्या को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 2 से विभाजित करने पर क्या शेष होगा। कितना बेहतरीन सवाल है। 8 को, अब देखिए दोस्तों जब भी इस टाइप का सवाल हो, 8 से विभाजित करने पर 3 शेष प्राप्त होता है, मतलब पहले वाले जो कंडीशन में जो शेष दिया हो और जो दूसरा वाला बोले कि इससे भाग देते हैं, तो पहले वाले शेष में ही भाग दे दो, आंसर निकल आएगा। पहले वाला शेष को देखते हैं, पहला वाला शेष 3 दिया हुआ था, और कह रहा है इसी संख्या को 2 से विभाजित करते हैं, इसी में 2 से भाग दे दो, बस जितना हमारा आ गया शेषफल वही हमारे प्रश्न क्या होगा, आंसर होगा। तो 2 का भाग देंगे, 2 एक कम 2, यानी शेष कितना आया, 1 आया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हमारा बस हो गया, कितना आएगा, 1, यानी 1 देखिए कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर तीसरा लिखा हुआ है 1, बस हो गया। मतलब जो भी शेष पहला वाला दिया होगा उसी को पकड़ना है, और जितने से कहे उसी से इसमें भाग दे दो, जितना शेषफल आएगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो दोस्तों ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए था स्पेशल 15 क्वेश्चन, और आपके एग्जाम कल यानी 27 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए और अपने आप को चेक कर लीजिए कि 15 क्वेश्चन में आपके कितने सही हैं। जितने भी सही हो ईमानदारी से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और जो लोग चैनल में पहली बार आए हुए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।